साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ या आर 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है जीएस वर्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और इसके पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से हवांग हो नदी किस सागर में गिरती है? देखिए, हवांग हो या हवांग है या हवांगहा, ये तीनों ही नाम इसके हैं जिसे पीली नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पीली नदी कहा जाता है। यह चीन से होकर बहने वाली नदी है तथा यह नदी पीला सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? पीला सागर में गिरती है। यदि आप मैप देखेंगे तो जो ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी जो कि आपका पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, तो इसी ईस्ट चाइना सी का ही एक हिस्सा है येलो सी। आगे बढ़ते हैं। याकोहामा और कोबे, याकोहामा और कोबे जहाज निर्माण उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। ये निम्नलिखित में से स्थित हैं। कहां पर, किस देश के हैं? तो ये जापान में स्थित है। कहां पे? जापान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्राउन झरना, ब्राउन झरना कहां पर स्थित है? तो ब्राउन झरना जो है आपका ये न्यूजीलैंड में है। कहां पर है? न्यूजीलैंड में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है? न्यूजीलैंड में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिडानु, मीडानु द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो मिडानु द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में, कहां पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। मिडानाउ, मिडा नाउ या मिडानु द्वीप भी कहते हैं इसे। देखिए, मिडानाउ और शखालिन द्वीप दोनों प्रशांत महासागर किनारे एशिया के पूर्वी भाग में स्थित हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किसके शासन के अधीन आता है? ग्रीनलैंड किसके शासन के अधीन आता है? तो अर्थात किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके? डेनमार्क के। ग्रीनलैंड को आप देखेंगे मैप में तो ये आपका क्या है? ये उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के तहत आता है, जबकि डेनमार्क आपका यूरोपियन कंट्री है। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम बिंदु माउंट कोशियुस्को है। कोशियुस्को यहाँ का उच्चतम बिंदु है। देखिए, कोशियुस्को पर्वत जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में शनोई पहाड़ियों की मुख्य श्रृंखला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वेज नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो स्वेज नहर का जो निर्माण है ये फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने करवाया था। किसने? फर्डिनेंड मैरी बिकोमटे डे लेसेप्स, जो कि एक फ्रांसीसी राजनयिक थे और बाद में ये स्वेज नहर के विकासकर्ता बने। ठीक है, इन्होंने 1869 में, कब? 1869 में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण करवाया था, जिससे यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच नौकायन की दूरी और समय काफी कम हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिनसिनाटी। सिनसिनाटी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिनसिनाटी मशीन के उपकरण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कनाडा में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो कनाडा में, उत्तरी अमेरिका में, देखिए चाहे वो कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है इन्हें पेरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीज कहा जाता है। अगला है, अगला प्रश्न है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट का आयोजन जो है यूएनसीईडी, यूएनसीईडी के द्वारा किया जाता है। देखिए, वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सर्वप्रथम इसका आयोजन किया गया। इससे रियो शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है और हर साल की इसकी थीम याद रखिएगा। जैसे कि 2023 की में मनाया गया, तो 2023 की थीम इसकी क्या है विश्व पर्यावरण दिवस की, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून 2023 को मनाया गया उसकी थीम क्या रही है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो देखिए, जीवमंडल जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। जीवमंडल पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। सीधे तौर पर जीवमंडल को सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के योग के रूप में जाना जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और यह पृथ्वी का जीवन का क्षेत्र भी है, मतलब जहां पे जीवन पाया जाता है वही है आपका जीवमंडल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से वन के लिए एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है? तो
पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जंगल के एक बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना आवश्यक है। पारिस्थितिकी संतुलन अर्थात इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए निम्नलिखित जलवायु कारकों में से किसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इन चारों में से हवा का जो प्रभाव है वो सबसे कम पड़ता है। ठीक है, सबसे कम पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। वनों की कटाई के कारण मिट्टी का भारी क्षरण होता है, इससे सतही जल के प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन इन कारणों से बुरी तरह प्रभावित होता है? कौन प्रभावित होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो है इससे बुरी तरीके से प्रभावित होता है। सभी जीवित प्राणियों और उनके संबंधों को एकीकृत करने वाली पारिस्थितिकी प्रणाली क्या है? तो यह कौन सी है? यह है आपका जीवमंडल। जीवमंडल वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों और उनके संबंधों को एकीकृत करने का कार्य करती है, जिसमें स्थल मंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के तत्वों के साथ उनके संबंध शामिल हैं। यहाँ पर जीवमंडल अर्थात बायोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप होने की उम्मीद होती है। क्या होने की? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन, ये सभी के सभी चीजें इसके इम्पैक्ट के रूप में दिखाई पड़ सकती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण क्या है? तो इसके कारणों में यदि आप देखेंगे तो इसके कारण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारक है या कारण है, तो बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से जैविक विविधता सम्मेलन का सचिवालय कहां पर स्थित है? जैविक विविधता सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपका कहां पर है? तो ये आपका मॉन्ट्रियल में है। कहां पे है? मॉन्ट्रियल। ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। देखिए इसकी स्थापना 1992 में ब्राजील में हुए शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में खेल मंत्रालय द्वारा किस खेल महासंघ की सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया था जनवरी 2023 में? तो ये किया गया था, भारतीय कुश्ती महासंघ की गतिविधियों को निलंबित किया गया था। अगला है, काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा किस थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये 21 जनवरी को जो है पर्यावरण के लिए जीवन शैली की थीम पर 5 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जा रहा है? तो यह जो है आपका पुणे में। कहां पर? पुणे में बनाया जा रहा है, जो कि मार्च 2023 में ये प्रारंभ हो गया। जनवरी 2023 में किस देश में सरकार विरोधी दंगों के बाद सेना प्रमुख को बर्खास्त कर दिया गया था? तो कहां पर किया गया था? तो ब्राजील में। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने ब्राजीलिया में दंगों के बाद देश के सेना प्रमुख जूलियो सीजर डी अरोड़ा को बर्खास्त कर दिया। हाल ही में वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है लद्दाख में। कहां पर किया गया? लद्दाख में किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, लद्दाख में ममानी महोत्सव जो है ये दिवंगत परिवार के सदस्यों को भोजन देने की प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में बाजरा और जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है जनवरी 2023 में जो है बेंगलोर के त्रिपुरावासिनी जगह पर किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मानने वाले देशों में अग्रणी है। आगे चलते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है लक्ष्मण रावत ने जीता है। किसने जीता है? लक्ष्मण रावत ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल बैठक कहाँ आयोजित की है? केंद्रीय खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल बैठक कहाँ आयोजित की? तो इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। 19 और 10 जनवरी। देखिए इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखिएगा, 19 और 10 जनवरी को हॉकी विश्व कप के दौरान उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी जो है 126वीं, कौन सी? 126वीं जयंती मनाई गई। 126वीं जयंती। आगे बढ़ते हैं, अगला है
अवैध सोने के खनन और कुपोषण की स्थिति के कारण अवैध अवैध सोने के खनन और कुपोषण की स्थिति के कारण होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए यानो आमी क्षेत्र में हाल ही में एक चिकित्सा आपातकाल घोषित किया गया। यह किस देश में स्थित है? यानो मापी। तो यानो मामी जो है ये आपका कहाँ पे है? ब्राजील में है। ब्राजील में। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा किस देश द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा संकल्प को अपनाया है? तो यह अपनाया है भारत ने। किसने? भारत ने। देखिए, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए 18 जनवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक एक प्रस्ताव अपनाया गया था। यह भारत द्वारा सह प्रायोजित प्रस्ताव लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जनवरी 2023 में किन 2 दिवसीय देशों की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो मालदीव और श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर। आगे बात करते हैं। जनवरी 2023 में भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा कलाशिनकोव AK 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के अमेठी में। उत्तर प्रदेश के अमेठी में। हाल ही में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैंडुक रुइत को किस देश द्वारा ईशा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार जो है बहरीन के द्वारा दिया गया है। बहरीन के द्वारा। हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रसिद्ध नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शंदुक रुइत ने मानवता की सेवा के लिए ईशा पुरस्कार 2021-22 जीता है, जो बहरीन का एक शीर्ष नागरिक पुरस्कार है या सम्मान है। आगे बढ़ते हैं। 18 जनवरी 2023 को जेसिंडा अर्डन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। वह निम्नलिखित में किस देश की हैं? तो जेसिंडा अर्डन ये जो है कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री रही हैं। न्यूजीलैंड की। ठीक है। तो देखिए, प्रधानमंत्री अर्डन 37 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्राध्यक्षों में से एक रही हैं। आगे बढ़ते हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 12 से 14 जनवरी 2023 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थीं? तो ये जो है कहाँ की? क्यूबा की आधिकारिक यात्रा पर थी। क्यूबा की। ठीक है। अगला है। निम्नलिखित में किस राज्य की हॉकी महिला अंडर 18 टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है? तो यह जीता था हरियाणा ने। 30 दिसंबर को हुआ था 2023 में। तो हरियाणा ने जीता था मध्य प्रदेश को 2-0 से हरा करके। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। हाल ही में शिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? तो इसका परीक्षण जो है रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा किया गया है। यह मैक नंबर 9 वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगला है। हाल ही में भारत ने किस शहर में श्रीलंका को 9 विकेट से हरा करके अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता था? तो अंडर 19 एशिया कप का खिताब जो है भारत ने दुबई में जीता था। कहां पर? दुबई में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है? यह खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। ठीक है। मध्य प्रदेश में जीता है उड़ीसा को हरा करके। और ये भी कहां पे हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये दिनेश कुमार शुक्ला ने। दिनेश कुमार शुक्ला ने। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डायरी 1 पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका विमोचन जो है रंजन गोगोई ने किया है। ठीक है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया है, जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1। इसे खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में के जीतने पर कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा की है? तो 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क। कौन है? ऑस्ट्रेलिया की महान बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बने थे? तो ये थे एलन मस्क।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है 1976 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश में संस्कृत, पाली एवं प्राकृत भाषा के सम्यक विकास एवं प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की थी। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे? किस जनजाति के? खरवार जनजाति के लोग जो है कत्थे का व्यापार करते थे। खैरर शब्द कत्था शब्द से संबंधित है, जो बबूल के पेड़ का एक अर्क है जिसका उपयोग खाद्य योग, कसैले, टिन और डाई के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो है 2001 में हुआ। इस प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कुशभवनपुर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सुल्तानपुर को। गोमती के किनारे का यह क्षेत्र कुश काष्ठ के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। कुश काष्ठ से बनने वाले बांध की प्रसिद्ध मंडी यहीं पर है। प्राचीन काल में सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर था, जो कालांतर में बदलते बदलते सुल्तानपुर हो गया। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये कुल स्थानों का 1/3 1/3 है। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? के समीप है। तो लुम्बिनी जो है ये आपका कहां पर है? महाराजगंज के समीप है। लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के समीप स्थित है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, जो कि नेपाल में है। निम्नलिखित में से राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहां पर है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन, ये आपका इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में स्थित है। विधान सभा या विधान परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण योजना में कितने किलोमीटर सड़क जो है कब निर्माण किया जा सकता है? कितने किलोमीटर सड़क तक का निर्माण किया जा सकता है? कब नहीं, कितने तक का? 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका NH19 जो है ये NH19 भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में है। NH19 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर को बिहार के पटना से जोड़ता है। यह मार्ग बलिया, छपरा, सोनपुर, इडुबोई और हाजीपुर से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो है 4 राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो यहाँ पर कुल 9 रेल मंडल है। कितने हैं? 9 रेल मंडल है। ठीक है, देखिए इज्जतनगर, बरेली, लखनऊ और वाराणसी मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मुगल सराय मंडल पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। मुगल सराय उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है, जो देश का भी सबसे छोटा मंडल है। तो कुल कितने रेल मंडल यहाँ पे? 9। यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध है? इन चारों में से कौन से देश या तीन में से? तो देखिए सर्बिया जो है, आप मैप में देखेंगे सर्बिया आपको स्थलबद्ध दिखाई पड़ेगा, परंतु पोलैंड और क्रोएशिया स्थलबद्ध नहीं है। ठीक है, तो केवल ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानों की विशेषता है? तो यहाँ पे 3 विशेषताएं हैं। देखिए इसमें से ये कठोर एवं सघन होते हैं, सही है। ये दानेदार एवं क्रिस्टलीय होते हैं, ये भी सही है। ये अधिक व्यापक और विश्व के सतह क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं, नहीं, ये गलत है। ये जो है ये सही नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए जो तीसरा वाला कथन है ये भी सही है। ये अधिक व्यापक है और विश्व के सतह क्षेत्र का लगभग 75% हिस्सा बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीनों कथन सही होगा। 1 2 3 डी ऑप्शन। पृथ्वी की परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा या से सही है। पहला देखिए, महाद्वीपीय परत का औसत घनत्व समुद्री परत की तुलना में कम है। महाद्वीपीय परत का जो है औसत घनत्व समुद्री परत की तुलना में कम है, तभी उसके ऊपर रहती है, वो सही है। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में पतली होती है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है?
तो यह ज्वालामुखी आपका कहाँ पर है? ये हवाई क्षेत्र में है। ठीक है, हवाई जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत आता है। किलाउआ सबसे युवा और सबसे सक्रिय हवाई ढाल ज्वालामुखी है, जो कि हवाई द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है? पर्वत, पहाड़ी श्रृंखला और महाद्वीप। तो आप देखें यहाँ पर एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? अफ्रीका में, ये आपका सही है। रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है, रॉकी, ये दक्षिण अमेरिका नहीं उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। कैडवेरियन पर्वत, जो कैडवेरियन पर्वत है, ये स्पेन में है। स्पेन में पर्वत श्रृंखलाओं की मुख्य प्रणालियों में से है, मतलब यूरोप में है, ये भी गलत है। एंडीज पर्वत उत्तर अमेरिका में नहीं, दक्षिण अमेरिका में है। अब इससे आगे मैथ के प्रश्न हैं, मैथ रीजनिंग के, इन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।